लोदी के लिए और कह दिया संभल मैं आ रहा हूं। क्या कहा? संभल जा, मैं आ रहा हूं। और ये साथियों आकर सामने खड़े होते हैं हरियाणा के एक क्षेत्र में, पानीपत में। इधर से ये इब्राहिम लोदी को लेटर मिल चुका था, इधर से इब्राहिम लोदी अपनी सेना को लेकर दिल्ली से हरियाणा में बाबर को रोकने के लिए तैयार हो गया। उधर से बाबर आ रहा था और समय है साथियों यहां पर 21 अप्रैल 1526 का। क्या है? 21 अप्रैल 1526 का समय है और स्थान है मेरे साथियों पानीपत का। 21 अप्रैल 1526 के समय में स्थान है साथियों पानीपत का। दोनों सेनाएं आमने सामने। एक तरफ से साथियों खड़ा है कौन? अपनी 12,000 की सेना को लेकर बाबर, और दूसरी तरफ से लेकर खड़ा है साथियों इब्राहिम लोदी अपनी 5 लाख की सेना। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की सेना में 5 लाख जो लोग थे उसमें साथियों घोड़े वाले भी थे, हाथी वाले भी थे, पैदल भी थे, बहुत बड़ी सेना थी। बाबर साथियों निमंत्रण भिजवा चुका है राणा सांगा को। किसको? राणा सांगा को। राणा सांगा का इंतजार कर रहा है, दोनों सेना सामने खड़ी है पानीपत के युद्ध में, और बाबर इंतजार कर रहा है कि राणा सांगा आए और युद्ध शुरू करें। इसी समय पर क्या हुआ कि राणा सांगा ने अपने साम्राज्य में अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को बताया कि यार एक व्यक्ति आ रहा है भारत की तरफ, बाबर, और वो इब्राहिम लोदी को मारेगा, अपन को उसकी मदद करनी है। जब मंत्रियों को अपने को ये राणा सांगा ने बात बताई तो राणा सांगा ने कहा कि वो हमको आधा भारत देगा, आधा खुद रखेगा और इब्राहिम लोदी को मारेगा और हम चलेंगे, उसकी मदद करेंगे। मंत्रियों ने राणा सांगा की तरफ देखा और कहा यार राणा सांगा बेवकूफ हो गया है क्या तू? पागल है क्या तू? अरे ये इब्राहिम लोदी क्या तेरे सामने ताकत रखता है? इस इब्राहिम लोदी को 1517 में खतौली के युद्ध में हमने हराया है ना, कल कहे तो कल इसका ठिकाने लगा देंगे। और अगर बाबर तुझे आधा भारत देकर, आधा भारत लेकर और तब इब्राहिम लोदी को मार रहा है ना, तो सुन, बाबर तुझसे आधा भारत दे नहीं रहा, आधा भारत ले रहा है। हम चाहें तो इस इब्राहिम लोदी को आज मार के संपूर्ण भारत पर शासन कर लेंगे। अरे बाबर की बातों में आ गया तू? बाबर आधा भारत लेके जा रहा है तुझे। तुरंत समझ में आ गई ये बात साथियों किसको? राणा सांगा को। और राणा सांगा ने क्या प्लान बना लिया? बोले अपन को नहीं जान दे भाई बाबर की मदद करने, हम नहीं जाएंगे बाबर की मदद करने। और बाबर युद्ध भूमि में इंतजार कर रहा था, राणा सांगा आए तो मैं युद्ध शुरू करूं। राणा सांगा का प्लान चेंज। कई दिन इंतजार किया। सेना जो 21 अप्रैल का समय है ना, जो सेना युद्ध लड़ी है, इससे कई दिन पहले आकर बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना खड़ी थी, लेकिन युद्ध शुरू नहीं कर रहे थे। हुआ क्या मामला साथियों? 5 लाख की सेना, दौलत खां, आलम खां भी आके खड़े हो गए। 12,000 की सेना या 20,000 लिखती हैं कुछ किताबें, कुछ 12,000 लिखती हैं। कहते हैं कि सिंधु नदी पार जो करी है इसने 12,000 लेकर करी है। ये साथियों कुल 50-60 हजार की सेना 5 लाख की सेना के सामने खड़े हैं। और राणा सांगा जो ताकतवर नेता था, जिसके भरोसे ये आया था, वो साथियों मना कर गया। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं कि सिर्फ बाबर ही अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी में इस बात को लिखता है कि राणा सांगा ने हमसे आने के लिए यस बोला था। बाकी इतिहासकार इस बात को लिखते ही नहीं है कि राणा सांगा ने इसकी मदद करने के लिए हां बोली थी। सिर्फ बाबर की आत्मकथा है तुझो के बाबरी, उसमें बाबर ही इस बात को लिखता है कि राणा सांगा ने मुझसे हां कही थी कि तू आजा, मैं तेरी मदद करूंगा। दोस्तों हुआ क्या? हुआ ये कि बाबर समझ गया कि अब राणा सांगा नहीं आएगा। इब्राहिम लोदी के घोड़े चिंगार रहे थे, हाथियां दहाड़ रहे थे, तलवारों पर धार सैनिक दे रहे थे, 12,000 मानने को मिलेंगे। हुआ क्या? क्या लगता है 5 लाख की सेना 12,000 को काट पाएगी? हुआ क्या? दरअसल बाबर जो इस युद्ध में आया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पानीपत का साथियों प्रथम युद्ध कहते हैं। और बाबर जो पानीपत के मैदान में लड़ा है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ है, यहां पर साथियों बाबर ने अपनी उसी नीति का प्रयोग कर दिया जिसको आप साथियों तुगलमा कहते थे। क्या कहते थे? तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग कर दिया। बाबर ने साथियों इसी युद्ध में तोपों का प्रयोग कर दिया। और दोस्तों इसके 2 प्रमुख तोपची लेके आया था। बाबर 2 प्रमुख तोपची लेके आया था। एक का नाम था उस्ताद अली। क्या नाम था? उस्ताद अली। दूसरे का नाम कोई बता पाएगा? उस्ताद अली। और दूसरे का नाम क्या था? मुस्तफा। क्या नाम था? मुस्तफा। ये 2 तोपची लेकर आया था और कहा लगा दो तोपों को उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में हम लगाते हैं। और तोप सजाने वाली स्टाइल जो थी, तोप सजाने वाली जो कला है, उस कला का नाम है साथियों उस्मानी विधि। पूछेगा आपसे क्या नाम है?
उस्मानी विधि, यानी कि बाबर जो साथियों अपनी तोपों को सजवाता था ना, उस विधि का नाम है उस्मानी विधि। यानी कि मुस्तफा अली, उस्ताद अली और मुस्तफा खां जो हैं, ये साथियों उस्मानी विधि से तोपों को सजाने का काम करते हैं। और बाबर ने कहा सजा दो, होगा सो देखा जाएगा। मुस्तफा अली और साथियों उस्ताद अली ने दोनों ने तोप लगा दिए उस उस्मानी विधि पर। बाबर तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग कर चुका है। तुलगमा युद्ध नीति क्या होती थी कि बाबर साथियों अपनी सेना को ऐसे खड़ा करता था, समझना जरा ध्यान से, ऐसे खड़ा करता था और सामने से ये बाबर इस सेना को ऐसे लगाया करता था। इसके बीच मतलब इस शेप के आधार में साथियों बाबर अपनी सेना को सेट करता था, जिससे कि आगे से देखने में सेना बहुत बड़ी नजर आई। और साथियों ये बाबर ये करता था कि इस तरफ एक बहुत बड़ी खाई खुदवा दिया करता था, या खाई होती थी या खुदवा दिया करता था, और उसको साथियों पेड़ पौधे पत्तों आदियों से ढकवा दिया करता था खाई को। सामने से साथियों दुश्मन की सेना खड़ी है, सामने से दुश्मन की सेना खड़ी है, तो दुश्मन की सेना को लग रहा है कि यार सच में बहुत बड़ी सेना है, दुश्मन की सेना को लग रहा है बहुत बड़ी सेना है। और साथियों यहां पर पीछे खड़ा होता था बाबर, जिस स्थान पर बाबर खड़ा होता था उस स्थान को कहते हैं गुल। क्या कहते हैं? गुल। पूछेगा कि तुगलमा युद्ध नीति में जहां राजा खड़ा होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? गुल स्थान कहते हैं उसको। यहां बाबर खड़ा होता था। तो जैसे ही दुश्मन की सेना आगे बढ़ने लगती थी, जैसे ही ये दुश्मन की सेना आगे बढ़ने लगती थी, तो साथियों ये वाली जो सेना हुआ करती थी ये घूम के ऐसे आ जाया करती थी, ये सेना घूम के ऐसे आने लगती थी। और साथियों इस सेना को तीन तरफ से घेर लिया करती थी, जो इधर से एक टुकड़ी निकल के आई। अब ये सेना जब यहां घिर चुकी होती थी, यहां पहुंचते पहुंचते जब आगे पहुंचती थी, तो ये सेना पूरी तरह से इधर से घिर चुकी होती थी, तो आगे बढ़ने के साथ इधर तो भाग नहीं सकती साथियों, खाई खुदी रहती थी। और साथियों इधर से पीछे से इसने सेना को घेर लिया, तो दुश्मन की सेना साथियों बीच में फंस जाती थी। दोस्तों उस्मानी विधि से लगाई गई ये तोपें यहां से गोले दगवाना शुरू कर देती थी, और जैसे ही गोले साथियों इस सेना पर जाके पड़ने लगे, तो मैंने कहा कि साथियों इब्राहिम लोदी की सेना में उस समय हाथी थे, और हाथियों ने आज से पहले गोले नाम की चीज जानी नहीं थी। ये हाथी जानते नहीं थे गोला होता क्या है। और गोला उधर से साथियों भल्लाल देव की सेना पे जब आके पड़ा, तो हाथियां जोर से चिंगाड़ने लगे, उन्हें पता ही नहीं था गोला क्या होता है। और हाथी जब चिंगाड़े, भैया जानवर थे, कोई एक्सीलेटर देने वाली मोटरसाइकिल तो थी नहीं कि आगे बढ़ा दिया है, ना ही वो भल्लाल देव का रथ था जो घूमता घूमता काटता चला गया। हाथियों को लगा भाई आज अजबी आपदा आ गई। हाथियों ने जो इब्राहिम लोदी की सेना में थे, इन हाथियों ने क्या किया साथियों, गोलों की आवाज सुन के जब दो चार गोले पड़ने शुरू किए, हाथियों ने साथियों पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। और हाथियों की संख्या 1 लाख थी। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की सेना इन हाथियों ने ही कुचल दी। जो 12,000 की सेना लेकर बाबर हारने वाला था ना, वो साथियों गोलों का प्रयोग करने से, तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग करने से और इब्राहिम लोदी के हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचल दिया, जिसकी वजह से साथियों धूर में लठ लगा बाबर का। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ, इस युद्ध में दोस्तों बाबर ना चाहते हुए भी जीत गया। बाबर ना चाहते हुए भी साथियों इस युद्ध में जीत जाता है। और जब बाबर जैसे ही जीता तो आप एक बात बताओ, बाबर का सबसे बड़ा दुश्मन अब कौन होगा? बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में साथियों क्वेश्चन पूछेगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीता? तो आप कहिएगा बाबर की विजय हुई और साथियों इब्राहिम लोदी की हार हुई। अच्छा, कॉन्सेप्ट पर अगर क्वेश्चन पूछे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना कम होने के बाद भी इब्राहिम लोदी की सेना हार गई, कारण क्या है? क्या कहोगे? तुलगमा युद्ध नीति, तोपों का प्रयोग, उस्मानी विधि से तोप लगवाना, बाबर का गुल में खड़ा होना, ये सब रणनीति के माध्यम से साथियों बाबर ने एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। और दोस्तों आप जानते हैं जब इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में जैसे ही ये बाबर जीता, इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन?